हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई सेकेंड बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसआई है, संविदा है, सीटेट है और पीएससी या पीसीएस के एग्जाम्स होती है या आरएएस के एग्जाम्स होती है। तो इन सभी एग्जाम्स में हिंदी अनिवार्य रूप से आपसे पूछी जाती है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। तो देखिए, इसमें वाच्य किसे कहा जाता है? वाच्य, ठीक है, इसको इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। अब वाच्य किसे कहा जाता है? तो वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, इसके बारे में हमें पता चलता है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो वाच्य किसे कहा जाता है? तो वाच्य क्रिया का वह रूप है, ध्यान रखिएगा कि वाच्य वह क्रिया का रूप होता है, वाच्य वह क्रिया का रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं वाच्य। तो वाच्य क्या होता है? तो वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। आ रहा समझ में? तो जब हमें यह पता चलता है कि यार वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है या फिर वाच्य इसके भाव की प्रधानता है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि हमारी हिंदी में वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, इसमें हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। जो वॉइस होता है तो वाच्य के 3 प्रकार हो जाते हैं। तो इसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं हिंदी में? तो पहला देखिए, इसमें कर्तवाच्य। पहला कौन सा प्रकार हो जाता है फ्रेंड? इसमें पहला हो जाता है कर्तवाच्य, दूसरा हो जाता है कर्मवाच्य और तीसरा हो जाता है भाववाच्य। ये ऐसे इसके 3 प्रकार होते हैं जो आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। तो 3 प्रकार आपको याद रखना होगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। अब हम पहला प्रकार कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य किसे कहा जाता है? तो देखिए इसमें, ठीक है, पहला प्रकार क्या हो जाता है? पहला प्रकार हो जाता है कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कर्तवाच्य किसे कहा जाता है? तो जब वाक्य में, ठीक है, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। कर्तवाच्य में क्या होगा? तो इसमें कर्ता की प्रधानता होगी और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। तो वहां पर यह कर्तवाच्य होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे, तो उदाहरण है यहाँ पर, जैसे हमने लिखा, देखिए इसमें उसका उदाहरण लिखिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर राम, ठीक है, राम पत्र लिखता है, राम
पत्र लिखता है। ठीक है, तो राम पत्र लिखता है यहाँ पर हमने कहा। तो अब इसमें किसकी प्रधानता है? तो यहाँ पर राम की प्रधानता है। कौन लिख रहा है पत्र? तो राम लिख रहा है। तो राम क्या होगा यहाँ पर? राम होगा यहाँ पर कर्ता। आ रहा समझ में? अब राम है यहाँ पर कर्ता, तो इस कर्ता का संबंध किससे होगा? क्रिया से। और क्रिया क्या है यहाँ पर? क्रिया है यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? तो क्रिया का सीधा संबंध यहाँ पर कर्ता से होता है, तो इसलिए इसमें कर्तवाच्य होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो ऐसा वाक्य आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें आपको बताना होगा कर्तवाच्य। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जब ऐसे कर्ता का नाम हो और या फिर इसमें कर्ता की प्रधानता हो वाक्य में, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे फिर अगला उदाहरण अपन देखें कि जैसे मोहन पढ़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मोहन पढ़ता है। तो अब यहाँ पर इसमें प्रधानता किसकी है? तो प्रधानता यहाँ पर इसमें कर्ता की। कर्ता कौन है इसमें? मोहन। और क्रिया क्या है यहाँ पर? पढ़ना। तो अब यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध किससे हुआ? तो क्रिया का सीधा संबंध इससे हो जाता है। किससे? मोहन से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में हमने बोला कि सीता गाती है। अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे सीता गाती है। ठीक है, तो अब हमने लिखा यहाँ पर सीता गाती है, तो गाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? या गाती है, ये क्या होगी? क्रिया। और इसके बाद फिर यहाँ पर सीता, तो सीता क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये है कर्ता। तो अब इसमें किसकी प्रधानता है वाक्य में? कर्ता की प्रधानता है, मतलब सीता की प्रधानता है। और इसमें फिर अब क्रिया का सीधा संबंध किससे है? तो ये क्रिया का सीधा संबंध है यहाँ पर सीता से। तो इसलिए इसमें कौन सा वाच्य हो जाता है? इसमें हो जाता है कर्तवाच्य। आ रहा समझ में? तो फिर हम देखें जैसे मोहन ने गीत गाया, तो मोहन ने गीत गाया, तो मोहन इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता। और किसकी प्रधानता होगी? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसके बाद फिर ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण अपन इसके बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला उदाहरण एक और देखिए इसमें कि जैसे श्याम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि श्याम फल खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया है? फल खाता है। तो अब श्याम क्या कर रहा है? यहाँ पर फल खा रहा है। तो इसमें किसकी प्रधानता है वाक्य में? तो यहाँ पर प्रधानता है श्याम की। आ रहा समझ में? किसकी प्रधानता है? श्याम की। और श्याम क्या है? यहाँ पर कर्ता है। तो जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। अब इसके बाद फिर इसमें क्रिया क्या है फ्रेंड? तो क्रिया है यहाँ पर खाना। क्रिया क्या है यहाँ पर? खाना। तो अब ये क्रिया का संबंध किससे होगा? तो ये क्रिया का सीधा संबंध श्याम से होता है। तो इसलिए इसमें कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्तवाच्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जितने भी वाक्य, कोई सा भी वाक्य हो, अगर उसमें कर्ता की प्रधानता है तो आपको याद रखना है कि उसमें कर्तवाच्य होगा और उसमें क्रिया का संबंध सीधा किससे रहता है? कर्ता से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कर्तवाच्य समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला दूसरा प्रकार हो जाता है कर्मवाच्य। दूसरा प्रकार हो जाता है कर्मवाच्य। ठीक है, अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो कर्मवाच्य का सीधा सा मतलब हो जाता है कि जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्म से। और जो क्रिया के लिंग, वचन, ये सब किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कर्मवाच्य किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो याद रखिएगा कि जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है।
तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और क्या होगा इसमें, तो इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा कि जो कर्मवाच्य होता है तो इसमें जो क्रिया के लिंग वचन कारक होंगे, क्रिया के लिंग और वचन, इसमें क्रिया के लिंग और वचन, इसमें क्रिया के लिंग और वचन ये किसके अनुसार होते हैं, तो लिंग और वचन ये कर्म के अनुसार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वहां पर ये कर्मवाच्य होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या समझे आप इससे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब वाक्य में किसकी प्रधानता होगी, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी। अब कर्म क्या होता है तो मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा, कर्म से होता है, तो वहां पर यह कर्मवाच्य होता है। और एक इसमें पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो क्रिया का लिंग होता है, वचन होता है, ये किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया का लिंग भी स्त्रीलिंग होगा, और अगर कर्म पुल्लिंग है तो जो क्रिया है उसका भी फिर पुल्लिंग होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए मैं वाक्य के माध्यम से आपको बताता हूं। अब यहां पर देखिए कर्मवाच्य में वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, तो इसमें कर्म को इसमें प्रधान बताया जाता है, कर्म को इसमें प्रमुख बताया जाता है। ठीक है, तो कर्म अपन यहां पर लिखेंगे, देखिए जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, जैसे पुस्तक, ठीक है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें किसकी प्रधानता है, कर्म की। तो कर्म क्या है इसमें, तो कर्म है यहाँ पर पुस्तक, कर्म क्या है, पुस्तक है। और क्रिया क्या है यहाँ पर, पढ़ना, क्रिया क्या हो जाती है यहाँ पर, पढ़ना। ठीक है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो हम इसमें किस पर जोर दे रहे हैं, पुस्तक पर जोर दे रहे हैं। इसमें किसकी प्रधानता है वाक्य में, तो इसमें पुस्तक की प्रधानता है, मतलब कर्म की प्रधानता है। आ रहा समझ में। तो जब इसमें पुस्तक की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, तो इसलिए इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। अब ये जो क्रिया है यहाँ पर, तो इस क्रिया का सीधा संबंध किससे हो जाता है, पुस्तक से, मतलब कर्म से हो जाता है। अब जो कर्म है तो कर्म का जो लिंग होगा वही लिंग इसका क्रिया का भी होगा। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो जो क्रिया है वह भी स्त्रीलिंग होगी, और अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कैसे, तो यहाँ पर देखिए हमने बोला यहाँ पर कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक में कौन सा लिंग, मतलब पुस्तक किस प्रकार का लिंग होता है, तो पुस्तक है स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। तो जब पुस्तक स्त्रीलिंग है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो क्रिया आई है तो क्रिया को भी हम किस रूप में व्यक्त करेंगे, इसको भी हम स्त्रीलिंग के रूप में ही लिखेंगे या स्त्रीलिंग के रूप में इसको हम बोलेंगे। जैसे पुस्तक यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब पुस्तक ये मतलब कर्म है, तो कर्म या पुस्तक यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो हमको क्रिया भी किस रूप में बोलनी पड़ेगी, तो क्रिया भी हमें स्त्रीलिंग के रूप में ही बोलनी पड़ेगी। जैसे पुस्तक यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो पुस्तक पढ़ी जाती है, ये अपने को बोलना है। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि पुस्तक पढ़ा जाता है, नहीं, पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, और जब पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर जो क्रिया होगी या वचन होंगे ये भी इसके ही अनुसार आएंगे। आ रहा समझ में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ऐसा होता है यह कर्मवाच्य। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ये तो स्त्रीलिंग का उदाहरण हुआ था, अब मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं कि जैसे दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है, तो दूध पिया जाता है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि दूध यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म। ठीक है, तो दूध यहाँ पर कर्म है और पीना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है क्रिया। तो अब इसमें क्रिया है यहाँ पर पीना। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि दूध पिया जाता है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्रिया तो हो गई पीना और कर्म क्या हो गया यहाँ पर, दूध। इसमें किसकी प्रधानता है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है, मतलब यहाँ पर प्रधान कौन सा है, दूध है, तो दूध शब्द यहाँ पर प्रधान है। यहाँ पर दूध क्या हो जाएगा, कर्म। अब क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, पीने की। तो अब यहाँ पर जो दूध शब्द है तो यह दूध क्या है, पुल्लिंग है। आ रहा समझ में। यहाँ पर जो दूध होता है मतलब जो कर्म है यह कैसा पुल्लिंग है,
तो जब यहाँ पर कर्म पुल्लिंग है तो सीधी सी बात है कि जो क्रिया होगी तो क्रिया भी क्या होगी, तो यह भी पुल्लिंग में ही लिखी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें जो क्रिया के लिंग होंगे, क्रिया के वचन होंगे, ये कर्म पर निर्धारित होते हैं, कर्म पर आधारित होते हैं। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, और अगर कर्म पुल्लिंग है तो कर्म भी, क्रिया भी पुल्लिंग होगी। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर दूध पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पर जो हमने क्रिया लिखी है तो क्रिया भी किस रूप में लिखा हमने, पुल्लिंग के रूप में। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे मैं आपसे बोलूं कि गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है, तो अब यहां पर हमने लिख दिया गीत गाया जाता है, तो इसमें प्रधान क्या है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो मुख्य है वो है गीत। यहां पर गीत क्या है, कर्म, तो कर्म की इसमें प्रधानता है। क्या गाया जाता है, तो हमने बोला कि गीत गाया जाता है। आ रहा समझ में। अब गीत यहाँ पर गाया जाता है तो गीत हो गया यहाँ पर क्या है, कर्म, और कर्म तो है लेकिन पुल्लिंग है। अब यहाँ पर जब कर्म पुल्लिंग है तो जो क्रिया होगी तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर अपन देखते हैं गीत गाया जाता है, तो गाया जाता है मतलब गाना, तो ये भी क्या होगी, क्रिया। अब यह भी पुल्लिंग के रूप में ही लिखी जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि गीत गाया जाता है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि गीत गाई जाती है, नहीं। तो जब कर्म अगर पुल्लिंग है तो वहां पर क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस कर्म में, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो कर्मवाच्य होता है तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें कर्म को महत्वपूर्ण बताया जाता है। बस ये होता है कर्मवाच्य। अब इसके बाद में देखिए अगला तीसरा प्रकार आ जाता है वाच्य का। तीसरा प्रकार, तो वाच्य का तीसरा प्रकार होता है भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है। अब भाववाच्य किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और इसमें भाव का मतलब जो क्रिया होती है तो क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि जब वाक्य में, ठीक है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध, और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो अब इसमें हम देखिए, अब इसमें किसकी प्रधानता बताई जा रही है, किसकी प्रधानता है इसमें, भाव में। तो जो भाववाच्य होता है या जो वाक्य होता है इसमें भाव की प्रधानता होगी तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं, और जो क्रिया होगी तो क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा, भाव से, तो यहाँ पर भाववाच्य कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। सिंपल सी बात है कि जब हम इन वाच्यों की बात करते हैं, जैसा कर्तवाच्य में हमने देखा था अभी, तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की। फिर कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाव की। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्रिया का ही रूप होते हैं वाच्य, तो क्रिया के साथ ही इन्हें पढ़ना जरूरी भी होता है। तो अब देखिए मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं, भाववाच्य का उदाहरण। उदाहरण इसका आता है कि उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, ठीक है, उससे चला नहीं जाता, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि चला नहीं जाता है, तो मतलब क्या है कि इसमें एक भाव उत्पन्न होता है, एक भाव के बारे में हमें पता चल रहा है कि यार उससे चला नहीं जाता, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगी। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर चला नहीं जाता है, तो चला नहीं जाता इसमें अपन देख रहे हैं कि भाव प्रकट हो रहा है, तो इस कारण से इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो इस कारण से इसमें भाववाच्य होगा। फिर इसके बाद में अगला उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि उससे हंसा नहीं जाता, उससे
हंसा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता। अब हंसा नहीं जाता है तो इसमें हम देखते हैं कि हंसा नहीं जाता, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यार कुछ ना कुछ परेशानी है, या इसमें हमें किसी न किसी प्रकार के भाव के बारे में पता चल रहा है, तो कुछ ना कुछ समस्या होगी तभी तो नहीं हंस पा रहा है। आ रहा समझ में? तो इससे हमें किसके बारे में पता चलता है, तो इससे हमें भाव के बारे में पता चलता है। ऐसे ही अगला हम कहते हैं कि उससे रोया नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता। अब रोया नहीं जाता तो इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी भाव छुपा हुआ है। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जब किसी भी वाक्य में हमें भाव के बारे में पता चलता है या भाव पर जोर दिया जाता है या भाव की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर यह भाववाच्य होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उससे रोया नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती। आ रहा समझ में? तो इन सभी में कौन सा वाच्य हो जाएगा, इन सभी में भाववाच्य होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हमें भाव के बारे में पता चलता है या भाव पर जोर दिया जाता है या वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, तो वहां पर यह भाववाच्य होता है। आ रहा समझ में? तो जिन वाक्यों से भाव के बारे में हमें पता चलता है, भाव पर जोर दिया जाता है, भाव की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर ये भाववाच्य होता है। ऐसे आपको ये 3 प्रकार वाच्य के याद रखना है। अब एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा वाक्य आपको दिया जाएगा, ये ऐसा वाक्य आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा वाच्य है। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि क्या इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जब हमें भाव उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है वाक्य में जिसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं है, तो उसमें ये भाववाच्य होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर वाच्य के बारे में। अब इनका परिवर्तन कैसे होता है, तो वाच्य में परिवर्तन कैसे होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें वाच्य में परिवर्तन, वाच्य में परिवर्तन, क्योंकि जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा ये परिवर्तन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वाच्य में परिवर्तन करते हैं अपन। देखिए पहले कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में, पहले अपन शुरू करते हैं इसमें कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य। अब सीधी सिंपल सी बात है कि जब हम कर्तवाच्य की बात करेंगे तो कर्तवाच्य की जब बात करेंगे तो सीधा उसमें हम किस पर जोर देते हैं, कर्ता पर। और जब कर्म में जब हम आते हैं तो कर्म में जब कर्मवाच्य पढ़ते हैं तो उसमें किस पर जोर देते हैं हम, कर्म पर, ठीक है। तो फिर इसको याद कैसे रखेंगे हम, कैसे इसको हम समझेंगे। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है कि इसमें हम किस पर जोर दे रहे हैं, राम पर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राम। इसमें प्रधान क्या है, कर्ता, मतलब राम यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब जब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना होता है तो फिर हमें द्वारा लगाकर इसका परिवर्तन करना पड़ता है कर्मवाच्य में। तो जैसे हम द्वारा लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अब फिर हम किस पर जोर देंगे, पुस्तक पर। मतलब हम फिर इसमें प्रधान क्या बताएंगे, तो हमें फिर प्रधान बताना पड़ेगा कि पुस्तक। तो देखो यहाँ पर तो राम पुस्तक पढ़ता है, और जब कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन हम करेंगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राम पुस्तक पढ़ता है यह कर्तवाच्य है, तो इसका कर्मवाच्य में सही वाक्य क्या होगा। तो इसका सही हो जाता है कर्मवाच्य कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अब हम यहाँ पर किस पर जोर देने लगे, तो हम यहाँ पर पुस्तक को महत्वपूर्ण बताने लगे। फिर इसमें फिर किसकी प्रधानता होने लगी, तो अब यहाँ पर कर्म की प्रधानता होने लगी, मतलब पुस्तक की प्रधानता होने लगती है। तो ये ऐसे आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। फिर इसके बाद में एक और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं अपन कि मोहन पत्र लिखता है, ठीक है। तो मोहन पत्र लिखता है। अब इस वाक्य में हम किस पर जोर दे रहे हैं, इसमें किसकी प्रधानता है,
तो यहाँ पर ये कर्म की, इसकी कर्ता की प्रधानता है। अभी तो जो कर्तवाच्य है तो इसमें कर्ता की प्रधानता है, मोहन की प्रधानता है। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है, तो मतलब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो उसमें किसकी प्रधानता हो जाएगी? कर्म की। अभी तो यहाँ पर ये मोहन की प्रधानता है, मतलब मोहन यहाँ पर क्या है? कर्ता, तो इसमें कर्ता की प्रधानता है मोहन की अभी। और जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो फिर प्रधानता किसकी हो जाएगी? कर्म की प्रधानता हो जाती है। तो अब इसको बदल कर बताइए कि इसको कैसे बदलेंगे अपन कर्मवाच्य में। तो सीधी सी बात है कि आपको द्वारा लगाकर इसमें परिवर्तन करना होगा। तो कैसे इसको हम परिवर्तित करेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब कि मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। आ रहा समझ में? तो मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, जब हमने ये लिखा तब जाकर यह फिर कर्मवाच्य में परिवर्तित हुआ। तो ये ऐसे आपको बदलना है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में। आ रहा समझ में? तो जब हम कर्तवाच्य में कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें कर्ता की प्रधानता होगी और उसमें से या फिर द्वारा इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। और जब हम उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करके लिखते हैं तो उसमें हमको से या के द्वारा जैसे शब्दों का उपयोग हमें करना होगा। जब हम द्वारा शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्म है उसकी प्रधानता है वाक्य में। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में आगे देखिए, फिर कर्तवाच्य से हम भाववाच्य कैसे बनाते हैं। अब अगला देखिए यहाँ पर कर्तवाच्य से भाववाच्य, कर्तवाच्य से भाववाच्य। ठीक है, अब कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं? तो इसमें देखिए जरा, जैसे ये कर्तवाच्य भाववाच्य। अब एक वाक्य में यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे राम या फिर सोहन पढ़ता है, ये हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सोहन पढ़ता है, ये क्या है? कर्तवाच्य है। हम इसमें किस पर जोर दे रहे हैं? सोहन पर। इसमें किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। कर्ता कौन है इसमें? सोहन है। तो सोहन है यहाँ पर कर्ता, तो वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, सोहन की प्रधानता है, इसलिए इसमें कर्तवाच्य है। अब हमें इसे भाववाच्य में बदलना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे बदलेंगे? हम इसे भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि अब हमें यहाँ पर लिखना है कि सोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो जब हमने यहाँ पर ऐसा लिखा कि सोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो अब इसमें हमें किसका बोध हो रहा है? तो हमें यहाँ पर भाव के बारे में पता चल रहा है। आ रहा समझ में? हमें यहाँ पर किसका पता चल रहा है? भाव का। तो कैसे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सोहन से पढ़ा नहीं जाता, सोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो पढ़ा नहीं जाता मतलब अब यहाँ पर हम किस पर जोर दे रहे हैं? हम किसकी प्रधानता बता रहे हैं? भाव की प्रधानता बता रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि यार सोहन को कोई ना कोई परेशानी है, इसलिए वह पढ़ नहीं पा रहा है। तो सोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर एक भाव हमें पता चल रहा है, यहाँ पर एक भाव के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए इसमें भाववाच्य होगा। तो ऐसे आपको ये कर्तवाच्य से भाववाच्य में आपको परिवर्तित करना होगा। फिर इसके बाद में अगला अपन लिखते हैं कि जैसे अगला अपन देखते हैं, जैसे कर्तवाच्य से भाववाच्य में कर्तवाच्य हो जाता है और फिर ये भाववाच्य हो जाता है। तो देखिए इसका कैसे अपन परिवर्तन करेंगे। ठीक है, कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे? तो देखिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जैसे राम फल खाता है, या और कोई नाम अपन जोड़ देते हैं, जरूर नहीं कि राम श्याम मोहन ही हो। तो हमने बोला यहाँ पर कि अंशु, ठीक है, अंशु फल खाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि अंशु फल खाता है। तो अंशु का नाम लड़का लड़की दोनों के लिए रखा जाता है। अंशु नाम लड़कियों के भी रखे जाते हैं, अंशु नाम लड़कों के भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपर्पज हो गया नाम। अब इसमें देखिए यहाँ पर अंशु, तो हमने यहाँ पर लिखा कि अंशु फल खाता है, तो इसमें किसकी प्रधानता है?
प्रधानता है अंशु की। तो यहाँ पर अंशु क्या है, अंशु है यहाँ पर कर्ता। अभी इस वाक्य में किसकी प्रधानता है अभी यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर ये कर्ता की प्रधानता है। अब हमें इसे भाववाच्य में अगर बदलना है तो भाववाच्य में इसको कैसे बदलेंगे, तो अब हमें यहाँ पर भाव प्रकट होना चाहिए वाक्य में, तभी तो वो भाववाच्य होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अंशु से। तो जब भी आपको ऐसा लिखना हो तो भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए आपको से शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अंशु से, अंशु से फल नहीं खाया जाता। ठीक है, अंशु से फल नहीं खाया जाता। तो अब इसमें फिर किसकी प्रधानता हो गई, अब इसमें भाव की प्रधानता हो गई। तो अंशु से फल खाया नहीं जाता या फल नहीं खाया जाता। ठीक है, तो अब इसमें हमें एक भाव के बारे में पता चल रहा है। अब इस वाक्य से एक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य। और इसमें किसकी प्रधानता हो गई, भाव की प्रधानता हो गई। आ रहा समझ में। अब एक और लास्ट वाक्य इसका आ जाता है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर कर्तवाच्य में कि रोहन, यहाँ पर हमने लिखा कि रोहन चढ़ता है। ठीक है, रोहन सीढ़ियों चढ़ता है या सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये कैसा वाक्य है, तो ये है यहाँ पर कर्तवाच्य। रोहन सीढ़ी चढ़ता है, ये है कर्तवाच्य। अब हमें इसका बनाना है भाववाच्य। तो इसका भाववाच्य हम कैसे बनाएंगे बताइए जरा बनाकर। भाववाच्य आपको बनाना है, सभी लोग अपने अपने कॉपी में बनाइए जरा। तो भाववाच्य कैसे बनाएंगे, कर्तवाच्य से। तो हमने यहाँ पर कर्तवाच्य लिखा है कि रोहन सीढ़ी चढ़ता है, जाता नहीं चढ़ता है। ठीक है ना, रोहन सीढ़ी चढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो हमने लिख दिया यहाँ पर वाक्य। अब ये कर्तवाच्य, तो इसमें किसकी प्रधानता है, तो यहाँ पर रोहन की प्रधानता है। मतलब रोहन यहाँ पर क्या है, कर्ता है। तो इसमें प्रधान हम किसको बता रहे हैं, रोहन को बता रहे हैं। अब हमें यहाँ पर भाववाच्य बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसको कि सोहन से सीढ़ी चढ़ी नहीं जाती, सोहन से सीढ़ी चढ़ी नहीं जाती। तो जब हमने इस प्रकार से वाक्य लिखा यहाँ पर, तो इसमें हमें किसका बोध हो रहा है, तो इसमें हमें यहाँ पर भाव का बोध हो रहा है। हमें यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ परेशानी पता चल रही है। तो इसलिए इसमें कौन सा वाच्य हो जाता है, इसमें यहाँ पर ये भाववाच्य होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा इसी के साथ हमारा जो वाच्य का टॉपिक है यह भी समाप्त हो जाता है। तो अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर हम प्रस्तुत होंगे फ्रेंड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी आईएएस अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।